चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जिस तरह से दिल्ली सरकार ने मिशन क्लीन यमुना का बीड़ा उठाया है, जीएनटी यानी कि गुड न्यूज टुडे ने भी ये बीड़ा उठाया है कि इससे जुड़ी हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं मिशन क्लीन यमुना की ही, जिसको धार देने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एलजी वीके सक्सेना और मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ दिल्ली के आधा दर्जन नालों का निरीक्षण किया और यमुना नदी की सफाई के लिए किए जा रहे कामों की समीक्षा की। साथ ही वजीराबाद में कैसे खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाकर टूरिस्ट प्लेस यहां पर बनाया जाए, इसे लेकर भी अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए। गुड न्यूज टुडे की टीम और गुड न्यूज टुडे भी यमुना को साफ सुथरा बनाए रखने की मुहिम चलाए हुए है और इसलिए दिल्ली में बह रही यमुना की हर तस्वीर आपके सामने हम ला रहे हैं। तो जो यमुना की सफाई वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं, उससे इस नदी के स्वच्छ होने की उम्मीद भी बढ़ चली है। लेकिन क्या दिल्ली सरकार की कोशिशें वाकई में रंग ला पाएंगी या अभी यमुना सफाई के लिए इससे भी ज्यादा कुछ ठोस और सख्त किए जाने की जरूरत है? ये समझने के लिए जीएनटी की टीम की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों ने साफ यमुना की उम्मीद बढ़ा दी है। राज्य के मुख्यमंत्री की खुद यमुना सफाई पर नजर है और दिल्ली के जल मंत्री लगातार यमुना सफाई को लेकर सजग नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इन कोशिशों से वाकई कुछ बदल रहा है या फिर अभी यमुना सफाई के लिए इससे भी ज्यादा कुछ किए जाने की जरूरत है? ये समझने के लिए जीएनटी की टीम ग्राउंड पर है। यमुना का मर्ज इसमें गिरते नालों की वजह से ज्यादा बड़ा है। अब सरकार कोशिश कर रही है कि इन नालों को यमुना में गिरने से रोका जाए और नदी में जो पानी गिरे वो कम प्रदूषित हो। अभी की बात करें तो एशिया के सबसे बड़े एसटीपी ने काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के ओखला में 3 एसटीपी बनाए गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका फायदा दिल्ली में बह रही यमुना को नहीं मिल रहा है। मेरे पीछे ये दिल्ली का ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ये दिल्ली ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी है, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। हर रोज़ 564 एमएलडी वाटर को ये ट्रीट कर सकती है, यानी कि लगभग 56.4 करोड़ लीटर गंदे पानी को ये हर रोज़ ट्रीट करने की ताकत रखता है। ये दिल्ली में बना हुआ है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार ने मिलकर बनाया है। दिल्ली सरकार ने लगभग इसमें 15% का फंड दिया है। हाल ही में इसने काम करना शुरू किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के इस ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बना हुआ है, इसका जो ट्रीटेड वाटर है वो दिल्ली वालों को नहीं मिलता, वो सीधे दिल्ली की यमुना में नहीं गिरता, बल्कि वो आगरा कैनाल से होते हुए सीधे आगरा पहुंचता है। जानकारों का कहना है कि अगर दिल्ली में यमुना को इस एसटीपी का पानी मिल जाए तो यमुना 25% तक साफ हो सकती है। एक सिंपल सी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि आप आगरा कनाल में ये पानी डाल दें, खेती के लिए ये पानी जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ कि आगरा कनाल में डालते, ठीक है, आगरा कनाल में डालते, आगरा कनाल में ओखला बैराज से पानी आ रहा है, बट ये पानी आप ओखला बैराज के अप स्ट्रीम में डाल देते तो होता ये कि यमुना जी का जो है पानी डाइल्यूट हो जाता। वो जो बीओडी अभी 50 रह रहा है वो बीओडी 40-35 पे आ जाता। अब वहाँ से जो है जब डाइल्यूट होता तब अगर आगरा कनाल में भेजते तो ये फ़ायदा होता कि ओखला बैराज के डाउन स्ट्रीम भी फ़ायदा होता कि आपको झाग कम हो जाती और आगरा कनाल को भी पानी मिल जाते अगर हम इस तरीके से काम करते। पर ये पानी सीधा, अगर आप ओखला में 3 प्लांट है, ये 564 एमएलडी की, उसके बाद 30 एमजीडी और 16 एमजीडी, वो तीनों प्लांट बहुत अच्छा काम करे। 5-6 बीओडी मेंटेन करे तीनों प्लांट, पर तीनों में से एक सारे प्लांट का पानी जो है आपको आगरा कनाल में जा रहा है। हालांकि यमुना की सफाई पर काम करने वाले जानकारों का यह भी कहना है कि अभी देर नहीं हुई है और अगर सरकार चाहे तो अब भी ओखला एसटीपी का पानी यमुना को मिल सकता है। सवाल मेरा ये है कि अब ठीक है, आपने इतने बड़े बड़े प्लांट बनाए, एक तो इतना बड़ा प्लांट होना किसी शहर में ये उसके लिए एक ब्लेसिंग जैसा है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी है, मतलब पूरे एशिया में इतना बड़ा एसटीपी कहीं नहीं है। क्या अभी अगर सरकार चाहे तो अभी भी क्या ऐसा इंफ्रा तैयार हो सकता है
कि इसका पानी यमुना को भी मिले ज़्यादा मेहनत किए बिना? ऐसा पॉसिबल है क्या, या फिर पूरा इंफ्रा ही चेंज करना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए ये जो हम यहाँ पे खड़े हैं, इसका पानी यहाँ से बह के आ रहा है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे आगरा कनाल लगता है। पाइप अगर हम बड़े बड़े 2 लगा दे तो ये सीधा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे ओखला बराज लगता है। पाइप लगा के हम पानी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से जो है डायरेक्ट हम यमुना जी में डाल सकते हैं। और ये गवर्नमेंट को है कि अभी भी सोचे, अगर पॉसिबल है तो आगरा कनाल ओखला बराज के अप स्ट्रीम में ये पानी अगर हम डालते हैं, डाइल्यूट होता है, क्योंकि उधर से 50 बीओडी का आ रहा है, ये 5-6 बीओडी का पानी जाएगा तो डाइल्यूट होगा, तो बीओडी जो है मतलब 35-40 के आसपास आ जाएगा। फिर वही पानी आप आगरा कनाल को भी भेजिए, वो आगे डाउन स्ट्रीम यमुना जी में भी जाएगी तो ज़्यादा होगा। और पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पे ओखला बराज है जी। यमुना की सफाई में एसटीपी का कितना रोल है, अब जरा इसे भी समझ लेते हैं। हम जंगल के रास्ते होते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां से एसटीपी से पानी साफ होकर निकल रहा है। इसका पानी बेहद साफ है, ट्रांसपेरेंट है, जिसका बीओडी 5 है। ओखला एसटीपी से पानी ट्रीट होकर किस तरह का निकल रहा है, उसकी क्वालिटी कैसे है, उसकी एक वानगी आपको हम दिखाते हैं। हम इसी पानी जहां से ट्रीट होकर निकल रहा है, ये आउटलेट का ही एक रास्ता है और वहीं पर हम खड़े हैं इस जंगल के बीचों बीच। और पंकज मेरे साथ में है। पंकज, जरा देखते हैं कि ये पानी जो ट्रीट होकर निकल रहा है, इसकी क्वालिटी कैसी है और क्या इसके स्टैंडर्ड्स हैं। हम यहीं से आपके सामने पानी निकाल रहे हैं। देखिए, पंकज के पास एक ग्लास है, वो लेकर आए हैं। और ये देखिए, ये पानी हमने निकाल लिया है। देखने में पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है। पानी में कोई कलर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये उसके साफ होने की पहली कंडीशन है। ठीक बात है पंकज? और इसमें किसी भी प्रकार का आपको स्मेल भी नहीं है। अगर मैं इसकी वाटर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करूं तो ये पहले तो ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। 564 mld इसकी कैपेसिटी है, उससे निकला हुआ ट्रीटेड वेस्ट है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो फरवरी 2025 की जो रिपोर्ट आई है डीपीसीसी की, इसकी बीओडी 5 mg पर लीटर है। 10 का गाइडलाइंस है, ये 5 mg पर लीटर इसकी बेहतर 5 का बीओडी माना जाता है। 5 बीओडी का पानी ह्यूमन यूज के लिए तो नहीं है, पर ये ऐसा पानी है कि आप कह सकते हैं कि ये पानी ह्यूमन यूज के अलावा और दूसरे पर्पस में आप कर सकते हैं। सिंचाई के लिए कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हैं, धुलाई के लिए कर सकते हैं। 5 बीओडी की पानी बहुत अच्छी मानी जाती है। अपने देश का जो स्टैंडर्ड है, जो सबसे स्ट्रिंजेंट है, वो है आपका 10 बीओडी 10 TSS का, बट इसका जो बीओडी है वो 5 है और TSS है 8 mg पर लीटर, जो कि बहुत अच्छा ट्रीट कर रही है। सोचिए कि ये पानी इतना साफ दिखाई पड़ रहा है, इतना अच्छा ट्रीट हो रहा है। अगर ये यमुना में जाकर मिल जाए तो इसकी क्या, यमुना कितनी बेहतर हो जाएंगी। पंकज बता रहे कि लगभग 25% यमुना ऐसे ही साफ़ हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य फ़िलहाल दिल्ली का और यमुना का यही कि ये पानी ट्रीट होकर यमुना में नहीं मिल रहा है। ये आगरा कैनाल से होते हुए सीधे आगरा पहुंच रहा है। ऐसा क्यों, हमारा सवाल भी यही है। मनीष औरसिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, ये जिस जगह की रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, ओखला एसटीपी प्लांट की, कुछ दिन पहले प्रवेश वर्मा ने भी यहाँ का दौरा किया था। अब सवाल जो छोड़ गए आप अपने इस पीटीसी में, वो सवाल यही है और एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, एसटीपी में यहाँ पे अगर पानी साफ हो रहा है तो फिर वो आगरा की तरफ जा रहा है। दिल्ली को ये क्यों नहीं मिल सकता है? देखिए, यही बड़ा सवाल है कि दिल्ली में ये क्यों नहीं मिल सकता है। जिस दिन हम इस एसटीपी पर रिपोर्ट करने गए थे, उसके ठीक अगले दिन प्रवेश वर्मा वहां पहुंचे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही कुछ पॉजिटिव साइंस मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि ये एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी है। बताया वो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी। लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसमें 85% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है नमामि गंगे योजना के तहत और 15% पैसा दिल्ली सरकार ने दिया है, लगभग 100 करोड़ के आसपास। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में ये पानी दिल्ली वालों को मिले या फिर ये पानी सीधे जाकर यमुना में मिले, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब हम यही सवाल बार बार खड़े कर रहे हैं। और आप सोचिए कि ये एसटीपी एशिया का सबसे बड़ा है, मतलब इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है जी। 564 mld ये हर रोज साफ कर सकती है ये पानी को, हर रोज 564 mld पानी को। अब आप सोचिए कि अगर ये पानी सीधे ट्रीट होकर यमुना में मिल जाए तो विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि 25% यमुना
अपने आप साफ हो जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही मनीष, और इसकी जो रिपोर्ट आपने कवर की थी वो अभी हमने पूरी तरह से दिखाया दर्शकों को, इसीलिए अब हम ये समझना चाहते हैं। देखिए, अगर ऐसा हो जाए तो ये होगा, अगर वैसा हो जाए तो वो होगा, ये तो लंबे समय से हम सुनते करते आ रहे हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी क्या कह रहे थे अभी हमने सुन लिया आपकी रिपोर्ट में। अब ये बताइए, बीजेपी सरकार जो दावे कर रही थी कि उसकी सरकार अगर बन जाती है यहां पर तो यमुना साफ हो जाएगी, आप लगातार कवर कर रहे हैं यमुना की सफाई को लेकर मिशन, अब तक क्या कुछ हुआ है, कहां पर पहुंची है ये सरकार? देखिए, सबसे बड़ा माइलस्टोन तो था कि जब पहला बजट दिल्ली सरकार ने पेश किया था, एक भारी भरकम रकम यमुना की सफाई के लिए दी गई थी। अगर आप इस वक्त किसी भी घाट पर जाएंगे तो आपको हर जगह पर सफाई होती हुई दिखाई पड़ जाएगी, कुछ ना कुछ काम होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। आईटीओ से हमने रिपोर्ट किया था कि कैसे वहाँ पर सफाई का काम तो चल रहा है लेकिन ठीक से काम नहीं हो रहा है। उसके बाद उसमें भी कई सारे फेरबदल हुए और अभी वहाँ पर भी आपको पानी काफ़ी हद तक साफ दिखाई पड़ता है। कम से कम जो गंदगी नदी में दिखाई पड़ती थी वो गंदगी दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये जो ओखला एसटीपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी जब बना, जब ऑपरेशनल हुआ तो वो पिछली सरकार के वक्त था। उस वक्त क्या राजनीति के चलते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ये पानी यहाँ से सीधा यूपी जाता है। यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अभी भी यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है। तो क्या ये फैक्टर था कि शायद राजनीति में बात उलझ गई, यहाँ को नहीं मिल पाया, या फिर कुछ और फैक्टर्स थे, वो फिलहाल अभी तक कोई नहीं जानता है। लेकिन अब क्योंकि हमने रिपोर्ट की थी सोमवार को, उसके अगले दिन प्रवेश वर्मा पहुँचे हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि शायद यहाँ से कोई बदलाव हो। आखिर दिल्ली की ज़मीन पर अगर इतना बड़ा प्लांट बना है तो दिल्ली वालों को उसका कुछ ना कुछ तो हिस्सा मिलना चाहिए। और एक बात जो मैं बोल रहा था कि अभी भी आपके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप लेकर जाएं, यमुना में घुमा दें और यमुना साफ हो जाए। लेकिन ये ओखला एसटीपी यमुना के लिए एक जादू की छड़ी साबित हो सकता है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप जाइए, इस पानी को वहां मिला दीजिए, 25% तक आप यमुना को साफ कर लेंगे। जो झाग हर साल नेशनल इंटरनेशनल खबर बनता है दिवाली के वक्त, छठ के वक्त, वो झाग इस एसटीपी से आने वाले पानी के बाद काफी हद तक साफ हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए, कोशिशें हो रही हैं यमुना को साफ करने की, एक संकल्प जीएनटी का भी है और हमारी ये मुहिम है कि यमुना साफ हो। लगातार तस्वीरें, खबरें भी हम दिखा रहे हैं और हम अपने इस मंच से लगातार आवाज भी उठा रहे हैं। लोगों से भी हम लगातार ये अपील करते हैं कि अपनी तरफ से भी अगर कुछ भी एक छोटा सा इनिशिएटिव भी आप ले सकते हैं यमुना को साफ करने का, तो आप जरूर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं धार्मिक नगरी अयोध्या का, जहां पर पिछले साल रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो अब इस भव्य मंदिर में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। जून में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 30 अप्रैल को राम दरबार का प्रवेश होगा और जयपुर में बनाई जा रही खास मूर्तियों को राम दरबार में स्थापित किया जाएगा। जी हाँ, तो वहीं इस बार प्राण प्रतिष्ठा से पहले जन्मभूमि में तांबे की गिलहरी भी स्थापित की जाएगी और मूर्ति स्थापना से पहले उनकी पूजा होगी। प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कार्यक्रम रहने वाला है और इस बार क्या कुछ नया रहने वाला है, देखिए रिपोर्ट। अद्भुत होगा राजा राम का दरबार। अयोध्या में फिर लौटी उत्सव और उमंग की बहार। जनवरी 2024 में जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या में एक बार फिर से भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। चूंकि मंदिर में भगवान राम पहले से ही बाल रूप में विराजमान हैं, तो अब यहाँ भगवान राम को राजा के रूप में स्थापित करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए एक बार फिर से भगवान राम की नगरी अयोध्या सजने संवरने लगी है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अत्यंत शुभ दिन है। हमारा सुझाव विचार है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश करा दें। पहली मंजिल का गर्भगृह, ये सब तैयारियां हैं। भव्य राम मंदिर में 30 अप्रैल को राम दरबार के प्रवेश के बाद जून में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि अभी इस आयोजन की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये आयोजन भी पिछले साल की प्राण प्रतिष्ठा की तर्ज पर ही किया जाएगा। जून मास में कोई दिन सोचेंगे,
सभी ट्रस्टी आ जाएंगे और एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। माना जा रहा है कि राम मंदिर का स्वरूप जितना दिव्य और भव्य है, ठीक वैसा ही मंदिर के भीतर राजा राम का दरबार भी होगा। इसके लिए भगवान राम के दरबार में स्थापित होने वाली मूर्तियों को तराशने की जिम्मेदारी जयपुर के मूर्तिकार प्रशांत पांडे को दी गई है, जिनके नेतृत्व में 20 कारीगरों की एक टीम सफेद मकराना संगमरमर पर मूर्तियों को तराश रही है। प्रथम तल पर राम दरबार परकोटा में 6 मूर्तियां सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी की स्थापित होनी है, जबकि शेषावतार में लक्ष्मण जी की मूर्ति की स्थापना होगी। यही नहीं, रामायण के सबसे लोकप्रिय संस्करण रामचरितमानस की रचना करने वाले संत तुलसीदास की एक विशाल प्रतिमा भी मंदिर परिसर में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा जन्मभूमि मंदिर परिसर में गिलहरी की तांबे की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। सप्त मंडप में ऋषि मुनियों की भी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही राम मंदिर के पावन प्रांगण में पक्षियों के लिए तालाब भी बनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच 30 अप्रैल तक सभी मूर्तियों को जयपुर से अयोध्या लाया जाएगा। शिष्ट विश्वामित्र और अगस्त्य निषाद राज, शबरी और अहिल्या, इनकी स्थापना, इसका समय आ गया है। जैसे जैसे अयोध्या आती रहे तत्काल उनको अपने निर्धारित स्थान पर रख दें। फिलहाल तो मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक 90% काम पूरा हो चुका है और पारंपरिक नागर शैली में बनाए जा रहे मंदिर में लगभग 20,000 घन फुट पत्थर अभी रखना बाकी है और जून 2025 तक मंदिर के चारों गेटों का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। भले ही जून में होने वाला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पिछले साल 22 जनवरी को आयोजित भव्य कार्यक्रम के मुकाबले छोटा होगा, लेकिन इसकी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अब तक मुझे लगता है जो लोग भी अयोध्या जा चुके हैं उन्होंने जिस रूप में रामलला को देखा है वो उनका बाल रूप है। आप लोगों को भी याद होगा जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो बेहद मनमोहक रूप था, नहीं? बेहद मनमोहक था और सब लोग वेट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उस दिन किसी ने भी वो मिस किया होगा। पूरा देश जो है सुबह से ही टीवी ऑन करके बैठ गया था कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। पिछले साल जनवरी में ये हुआ था और अब जो है राम स्वरूप जो है हम देखेंगे कि हाँ वो भी विराजमान होने वाले राजा के अवतार में, राजा के रूप में अब उनको हम देखेंगे, जो अपने आप में वाकई भव्य और दिव्य होने वाला है। लेकिन ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि पूरा राम दरबार चूंकि अब आप देखेंगे जिसमें माता सीता भी होंगी, लक्ष्मण भी होंगे, हनुमान भी होंगे, तो ये तमाम जो राम दरबार है वो होगा। तो उसके बारे में आपको बता दें कि अवधपुरी में राजा राम अब पूरे अपने राम दरबार के साथ यहाँ आकार कहाँ ले रहे हैं, जयपुर में। जयपुर के मूर्तिकार प्रशांत पांडे और उनकी टीम बना रही है, तैयार कर रही है। तो चलिए अब उनकी भी मुलाकात आपसे करवाते हैं और दिखाते हैं पांडे मूर्ति भंडार में किस तेजी के साथ राजा राम और पूरे दरबार की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। राम दरबार में सजाई जाने वाली मूर्तियां जो है उनके पीछे उनकी रूपरेखा देने वाला जो चेहरा है वो अभी हमारे साथ में है। पांडे मूर्ति भंडार में अभी हम बैठे हैं और मूर्तिकार प्रशांत हमारे साथ में है, तो उनसे जानते हैं कि वो रूपरेखा किस तरीके से दी। आप सभी को जय श्री राम, नमस्ते। मैं बहुत अच्छा हूँ और प्रभु काज में हूँ, तो होए वही जो राम रची राखा। तो इतने आनंद में हूँ मैं क्या बताऊँ। मतलब हमारा जीवन, हमारी परिवार की पीढ़ियाँ सफल हो गई। हम ये मानेंगे कि हम प्रभु काज में लगे और हमें प्रभु ने ये मौका दिया कि हम ये सेवा कर सकें, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। हमने ये कार्य करीब 9 महीने होने आ रहे हैं जो प्रभु राम दरबार जो बना रहे हैं। अब ये रण जीत के आए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो इसमें राम दरबार है, राम जी हैं, सीता जी हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी हैं, तो इसमें बना रहे हैं। वहाँ और सूर्य भगवान, दुर्गा माता, अन्नपूर्णा माँ, गणेश जी भगवान, हनुमान जी,
ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद मुनि, जो निषाद राज और अपने सबरी माता, द्वारपाल, ये सब हम बना रहे हैं। यहाँ जयपुर से वो मूर्तियाँ किस दिन जाने वाली है, कौन सा वो शुभ दिन है? अभी तो कार्य चल रहा है, फाइनल स्टेज पे है, तो जब राम जी चाहेंगे, जब वो बुलाएंगे, हम ले जाएंगे। हम जो भी भगवान की मूर्ति बनाते हैं वो प्रभु भक्ति के बिना बन ही नहीं सकती। तो भावना में जैसे राम जी की मूर्ति बना रहे हैं तो राम जी का स्मरण करके, उनसे आज्ञा लेके, साधना करके, भक्ति करके और अपना कला कौशल लगा के, तो ये तालमान प्रमाण इसका हम उपयोग करते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे उनका एज है, क्या उसमें भाव आने चाहिए, कैसा उनका शौर्य है। अब जैसे ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और शौर्य जीत क्या है, तो उनका जब शरीर देखें, उनके जब आप उंगलियां देखें, उनके पूरा उनका रूप जब देखेंगे और आपके आंसू आएंगे, जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं, प्रभु राम को देख के हमें एनर्जी फील हो रही है, तो ये फीलिंग्स में एज एन आर्टिस्ट आपको शब्दों से कम, भावना से ज़्यादा जब आप दर्शन करेंगे तो वो दिखने लगेंगे। सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है आपको, ये जब काम करते हैं तो उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या फील होता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कुछ बनाएं तो कुछ खंडित ना हो, कुछ नुकसान ना हो, तो वो ऐसे कुछ होता है तो वो लॉस होता है स्टोन का, क्योंकि जो पाषाण है, जो पत्थर है, वो ही सबसे शुद्ध माना गया है, जिसमें हम भगवान की मूर्ति को मूर्ति पूजा के रूप में लाते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। शब्द कभी वो चीज़ बयान नहीं कर सकते हैं जो भाव बोलना चाहते हैं। भाव हमेशा शब्दों से बढ़कर ही होते हैं, और यही भाव हमें महसूस होंगे 30 तारीख को, 30 अप्रैल को, जब वहाँ पे सभी मूर्तियाँ स्थापित होगी, राम दरबार सजाया जाएगा, और फिर उसके बाद में जून के महीने में जब 3 दिन की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तब वो राम दरबार और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, जो अयोध्या में देखने को मिलेगा। हम सभी को इंतज़ार है कि वो जो राम दरबार है वो कैसा लगेगा। सब लोग क्यूरियस हैं वो देखने के लिए, वो भाव जो है वो महसूस करने के लिए, जो हमें 30 अप्रैल को देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे, जयपुर। तो भक्ति केवल श्री राम की ही नहीं बल्कि माता रानी की भी खूब हो रही है। एक्टर सनी देओल जो अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर जैसलमेर आए और यहां उन्होंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद तनोट माता के दर्शन किए। उन्होंने अपनी नई फिल्म जाट की कामयाबी के लिए पूजा अर्चना की और जवानों के साथ गदर फिल्म के गाने पर ठुमके भी लगाए। क्योंकि सनी देओल का तनोट माता मंदिर से गहरा नाता है, ऐसे में वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने माता के दर्शन किए। फिल्म की रिलीज से पहले इस मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए वो अक्सर जाते भी रहे हैं। सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत सिंह स्टारर फिल्म जाट आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। एक तरफ ये फिल्म बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनी देओल भारत पाकिस्तान सीमा पर जवानों के साथ नाचते गाते नजर आए। दरअसल सनी देओल जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद तनोट माता के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना और जवानों से मुलाकात भी की। सनी देओल जी यहाँ पर बीएसएफ का जो ऑपरेशन बेस है तनोट, वहाँ आए थे और तनोट माता के मंदिर में उन्होंने धूप लगाया, उन्होंने पूजा की और आरती में शामिल हुए। बेसिकली ये मैसेज उनकी तरफ से आया था कि उनको तनोट माता के प्रति बहुत अगाध आस्था है। उसका रीज़न ये भी है कि पिछले जब गदर 2 से पहले भी वो यहाँ आए थे तनोट माता के परिसर में और पूजा अर्चना की थी, और उसके बाद उनको लगा कि एक अलग ही अलौकिक अनुभूति उनकी हुई थी, उन्हीं के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इसीलिए अभी जो उनकी आने वाली अपकमिंग फिल्म है उस सिलसिले में भी और तनोट माता के प्रति अपने आस्था व्यक्त करने के लिए भी वो आए हैं। इस दौरान सनी देओल अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर के गाने पर जवानों के साथ झूमते दिखे। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद तनोट माता मंदिर से सनी देओल का गहरा रिश्ता रहा है। साल 1997 में आई उनकी फिल्म बॉर्डर में सबसे पहले तनोट माता मंदिर को ही दिखाया गया था और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी।
जिसके बाद से ही सनी देओल अपनी नई फिल्म की सफलता के लिए तनोट माता के मंदिर जाते रहे हैं और इस बार भी सनी देओल फिल्म जाट की कामयाबी के लिए तनोट माता मंदिर पहुंचे। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम बात कर लेते हैं उसकी जिसकी पिछले हफ्ते भर से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्यों? वो है गर्मी की। एसी की बात हो गई, ये भी बात हो गई कि भाई साफ सफाई भी हो गई और कब से एसी चल भी रहा है। क्यों? हाँ, कपड़े भी अंदर विंटर्स के रख दिए हैं। वो तो बहुत अब पुराना चल लेते हैं। अब वहां से शुरू कर लें। लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना कि आज हम गर्मी की बात नहीं करें। कल ही हालांकि हमने बोला था कि शायद कल सबसे गर्म रात रही थी, है ना, अब तक की इस सीजन में। लेकिन आज हम गर्मी की तो बात करेंगे, लेकिन उससे थोड़ी राहत की बात करने वाले हैं। जी आपको बता दें कि इस बार अप्रैल में ही गर्मी का भीषण रूप आपको देखने को मिला है, लेकिन देश के कई हिस्सों में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक, उत्तर से लेकर देश के दक्षिणी हिस्से तक में बारिश हुई है, जैसे तापमान में कमी आई और लोग बदले मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। राजस्थान देश का वो राज्य है जिसका नाम लेते ही हम सांस्कृतिक विरासत के रंगों को याद करने लगते हैं। तो पिंक सिटी का आपको दीदार भी हम करवाते हैं, क्योंकि जयपुर में कला, संगीत और रंगमंच के त्रिवेणी संगम पर लोक संस्कृति का मेला लगा है। जी हाँ, जवाहर कला केंद्र के 32वें स्थापना दिवस समारोह में लोक वाद्य यंत्रों की विशेष प्रदर्शनी में राजस्थान की समृद्ध संगीत परंपरा के रंग बिखरे हुए हैं। यहाँ 100 से ज्यादा लोक वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन की सुरीली महफिल से आपको रूबरू करवाते हैं। राजस्थान में अभी हम हैं जवाहर कला केंद्र, जो कि जयपुर में है, और यहाँ मनाया जा रहा है यहाँ का फाउंडेशन डे। खास तरीका इसको मनाने का ये है कि यहाँ 100 से ज़्यादा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अब लुप्त हो चुके हैं, पर यहाँ इनकी एग्जीबिशन लगी है और इस प्रदर्शनी में ये सभी कलाकार जो राजस्थान की अलग अलग जगह से हैं वो प्रस्तुति भी दे रहे हैं, अपनी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके बारे में सभी को बता रहे हैं और राजस्थान की संस्कृति को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। रणसिंगा बता रहे। रणसिंगा कहाँ का ये इंस्ट्रूमेंट? ये पुष्कर का है। पुष्कर का है, तो आप मुझे ये बताइए कि किस किस ओकेजन पे कौन से ऐसे दिन होते हैं जब ये बजाया जाता है, किस तरीके से और क्या खास है? जब कस्टमर आते हैं उस वक्त में बजाया जाता है, नगारे भी उस टाइम में बजाया जाता है और इस टाइम में रणसिंगा बजाया जाता है। ये सुरंदा है इसका नाम इंस्ट्रूमेंट का। मेरे 4-5 पीढ़ी से बाप दादा भी बजाता था, हम भी थोड़ा सीख गया, शौक हो गया है। ये है जंतर, इसकी बनावट आप देखिए कितनी खूबसूरत और यूनिक है। ये तो तुम्बा है और ये है बांस की लकड़ी है और इसमें वो नारियल की जो डोडी आती है ना, वो लगाकर एम सील से इसको बनाया है और ये फिर यहाँ से ये लकड़ी है और 2 तार है इसमें और इसको हम बगाए। एक बड़ा यूनिक सा यहाँ पे भी हमें दिखाई, इसका नाम है डुचका। तो ये एक ही तार पे बना हुआ वाद्य यंत्र है। आप मुझे बताइए कहाँ का ये इंस्ट्रूमेंट है? ये बांसवाड़ा का है, डुचका, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान, गांव नापला से है। अब एक जो अगला यूनिक इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बताऊंगी वो है ये थाली सर कथौड़ी। इसके बारे में जानना जरूर बनता है क्योंकि ये थाली में एक छेद होता है, उससे बजाया जाता है। ये इसका नाम है सुर मंडल, जैसे बोलते हैं ना सुरों का मंडल।
जैसे पहले पुराने जन्म में राजा महाराजा जब युद्ध होता था तो वो नगारा का जो होता था उससे पता चलता है अब युद्ध होने वाला है। तो ये जब संगीत का एक युद्ध होता है ना तो इनके बिना हो नहीं सकता। ये जैसे ये इंस्ट्रूमेंट की अपनी अलग खासियत है जो अभी हमें यहाँ पे यानी कि जवाहर कला केंद्र में देखने को मिल रही है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे, जयपुर। महिलाओं में पनपने वाला सर्विकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरी जानलेवा बीमारी है जिससे बचाव के साथ इलाज भी संभव है, लेकिन ज्यादातर केस में महिलाओं में जागरूकता की कमी इससे जानलेवा बीमारी बना देती है। दरअसल सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है जो काफी ज्यादा महंगी भी होती है, लेकिन नोएडा में इस अभियान को बढ़ाते हुए सरकारी और गैर सरकारी इकाइयों की तरह से छोटी उम्र की लड़कियों को मुफ्त में यह वैक्सीन लगाई गई। सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। आज इसी सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए एक जो उसका वैक्सीनेशन होता है वो वैक्सीनेशन यहाँ शुरू किया गया है। आकांक्षा एक समिति होती है हर जिले में सरकारी जिसकी देखरेख डीएम की वाइफ करती हैं और उसी समिति का ये इनिशिएटिव था जिसमें खुद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुँची हुई थी और अब इन बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है क्योंकि ये लड़कियाँ हैं। कम उम्र में अगर इनका वैक्सीनेशन हो जाता है तो 90% चांसेस कम हो जाते हैं उनको कैंसर होने का। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, फेलिक्स के फाउंडर हैं। सर, अब इन बच्चों को आज ये वैक्सीनेशन मिलना इस उम्र में कितना इम्पोर्टेंट इनके लिए? देखिए, सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है वो बहुत ही सेफ और बहुत ही इफेक्टिव है। इसकी 90% एफिकेसी है, मतलब 90% लोगों को अगर वैक्सीन लग गया तो कैंसर नहीं होगा अगर ये 15 साल से पहले दे दिया जाए। तो 9 से 15 साल जो हम लोग डोज देते हैं, 2 डोज देते हैं, 1 डोज देते हैं और 1 6 महीने बाद देते हैं और इस पर इसकी एफिकेसी 90% है। तो मैं फिर आपसे ये अनुरोध करूँगा आपके थ्रू कि बच्चों को जल्द से जल्द इसका वैक्सीन लगवाएं और साथ में अगर 15 साल से ऊपर है तो 26 साल तक लगवा सकते हैं। भाई, चाय पर चर्चा का शो स्टॉपर ना अभी आने वाला है और आज का शो स्टॉपर या कहे कि आजकल का शो स्टॉपर है हमारी फन गली। बस लौटते ब्रेक के बाद।